हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि एसएससी जीडी एमपी पुलिस और एमटीएस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन की बढ़ते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक कोशिका के व्यास को दोगुना किया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव होगा। देखिए, यदि कोई कोशिका है, एक एक इस प्रकार से एक कोई कोशिका है, इसका भी जो व्यास है वो अभी 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर है, और जब इसका व्यास इससे बड़ा कर दिया जाता है, मान लो इसका सेंट कितना, 2 गुना कर दिया जाता है, 2 कर दिया जाता है, तो ये अभी क्या, ये संपूर्ण भर के जा रही थी, कोई नली इसमें संपूर्ण भर के जा रही थी, लेकिन जब इसे 2 गुना कर दिया जाता है तो अब उतना ही, यदि उसमें उतना ही जो द्रव बह रहा था उतना ही प्रवाह किया जाए तो वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब वो हाफ क्यों हो जाएगा? देखिए, उसके लिए एक सूत्र होता है, उसका सूत्र होता है क्या है कि इसकी नली के उठाव के बराबर होता है H2T cos थीटा बटे RGD। यहाँ पे RG, देखिए यहाँ पे R क्या है, R उठाव के व्युत्क्रमानुपाती। यदि R का मान बढ़ेगा तो उठाव बल का मान घटने लगेगा, और G का मान भी बढ़ेगा तब भी उठाव बल का मान घटने लगेगा। यदि डेंसिटी, यदि आप उसके पानी के प्रवाह को ज़्यादा कर देंगे तो हो सकता है कि मतलब कि उठाव बढ़ने लगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका राइट आंसर आधा हो जाएगा। यदि आप इसको 2 गुना कर देंगे तो वो आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिलेटेड कौन सी बात सही है? तो यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए आंसर बता दूँ कि वे सभी अंतिम वेग जो बादल बनते हैं, तो बादल से जब बारिश होती है तो क्या होती है, वे बूंदें अपने उन अंतिम वेगों के साथ वे अपने उन अंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो भिन्न भिन्न आकार की बूंदों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ये देखिए, कोई छोटी बूंद है तो उसका वेग अलग होगा, यदि कोई बड़ी बूंद है तो उसका वेग अलग होगा। यदि आपने ये प्रैक्टिकल भी किया होगा कि आप जब बस मतलब कि ट्रेवलिंग करते हैं बाइक वगैरह पे, बारिश हो रही होती है, छोटी बूंदें आपके लिए स्लोली मतलब कि थोड़ी कम बल से लगती हैं, यदि बड़ी बूंदें गिरती हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा तेज लगती हैं। तो वो इसी कारण से, क्योंकि वे अपने अंतिम वेग के साथ गिरती हैं जो कि भिन्न भिन्न आकार की बूंदों के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, इसका राइट आंसर है। वे अनंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो भिन्न भिन्न आकार के लिए भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलाय वेग की आवश्यकता होती है? देखिए, यदि रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कम से कम कितने अपन के लिए बल से छोड़ना पड़ेगा, पलायन वेग के साथ छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि वो पृथ्वी पर ना लौटे आए। तो पलायन वेग क्या है? पलायन वेग एक ऐसा जोन है जहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य की अवस्था में माना जाता है, मतलब ना के बराबर होता है। यदि अपन इतनी स्पीड से छोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका राइट आंसर है 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर जो इकाई दी गई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम हॉल में आपके लिए। इसका जो एग्जैक्ट आंसर तो यहाँ पर नहीं दिया, एग्जैक्ट आंसर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। आपके लिए जो इकाई दी गई है इसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड मतलब 11.2 तो मिलेगा, लेकिन जो इकाई दी गई होगी वो इसे कंफ्यूज करेगी, इसलिए इकाई का विशेष करके ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका राइट आंसर 11.2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनता है तो उसे सीटी की आवाज़ किस तरह की सुनाई देती है? देखिए, एक डॉपलर प्रभाव होता है। डॉपलर एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने एक थ्योरी दी थी कि यदि कोई कोई आवाज़ है, यदि वो अपन उसके पास जाएंगे या आवाज़ अपने पास आएगी तो वो ऊंची सुनाई देती जाती है, और यदि हम आवाज़ से दूर या आवाज़ हमसे दूर जाती है तो उसकी जो आवाज़ की जो ध्वनि है वो कम होती जाती है। इसी को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। तो जैसे यदि हम प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो ट्रेन आती है तो उस आती हुई ट्रेन की हमारी आवाज़ ऊंची सुनाई देती है, और जाती हुई ट्रेन की आवाज़ हमें कम मतलब मद्दी सुनाई देती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका राइट आंसर है। ऐसा क्यों होता है तो मैंने बता दिया, डॉपलर प्रभाव के कारण ऐसा
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक पानी पर तैरता है। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, यदि कोई एक प्रकार का गिलास है, देखिए एक गिलास है, कोई यहाँ तक भरा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये पूरा पूर्ण रूप से भरा हुआ है। यदि ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है और यहाँ पर एक यहाँ पे एक बर्फ का ब्लॉक है, यहाँ पे एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया। देखिए ये पानी के स्तर से तो थोड़ा ऊंचा ये तैरता रहेगा और थोड़ा बड़ा भी दिखता है। तो बच्चों के लिए लगता है कि जब ये पिघलेगा तो इसका जो जल स्तर है जो बाहर निकलने लगेगा, पानी बाहर निकलेगा। जबकि हालांकि ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो बर्फ का टुकड़ा होता है उसका घनत्व तो कम होता है, पानी से भी उसका घनत्व तो कम होता है। भले ही वो आकार में बड़ा होता है लेकिन उसका घनत्व कम होता है। जब वो पिघलता है तो पानी के घनत्व के बराबर आ जाता है, तो जिससे कि इसका जो जल स्तर है वो उतना ही रहता है और पानी इससे बाहर नहीं निकलता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है, उतना ही उसका जल स्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉल को कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपने हाथ नीचे की ओर ले लेता है। देखिए एक एक खिलाड़ी है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, बॉल को कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपने हाथ नीचे की ओर खींचता है। वो किसे कम करने के लिए अपने हाथ नीचे की ओर खींचता है? वो अपने हाथ आवेग आवेग को कम करने के लिए हाथ नीचे खींचता है। तो आवेग ही क्यों कम करने के लिए? क्योंकि आवेग बराबर होता है क्या? बल गुणे समय अंतराल। समय अंतराल, देखिए बल गुणे समय अंतराल होता है। समय अंतराल क्या है? समय होता है टाइम डिफरेंस। देखिए उसने कोई बॉल यहाँ पे पकड़ी, अब यहाँ से वो थोड़ी नीचे की ओर झींकेगा तो उसका क्या होगा? उसमें टाइम लगेगा, टाइम अधिक लगेगा। वो नीचे की ओर झींकेगा तो वो बल ज़्यादा टाइम तक उसके हाथ में रहेगी बॉल, तो इससे टाइम बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ जाने से बल आवेग का मान भी बढ़ जाएगा। बल आवेग का मान बढ़ने से उसे चोट लगने की संभावना भी कम हो जाती है और को कैच भी आराम से पकड़ लेता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलते हैं कि मौसम किस प्रकार का रहने वाला है। यदि देखिए बैरोमीटर है, बैरोमीटर से क्या मौसम की जानकारी ली जाती है कि बैरोमीटर का यदि अचानक से रीडिंग गिरने लगती है उससे क्या होता है? तो उससे तूफान आने के आसार होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका दूसरा इसका राइट आंसर है, तूफान आने की। ये फैक्चुअल डेटा वाले क्वेश्चन है जो कि याद ही रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बस मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण है। देखिए जब बस मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है जड़त्व का नियम। देखिए तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है, गति का जड़त्व। अब देखिए यहाँ पर अब मैं आपके लिए गति के जड़त्व की परिभाषा बता दूँ। पहले सबसे पहले बताऊँ आपके लिए न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन का प्रथम नियम कहता है यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही अवस्था में रहेगी, और यदि कोई गतिमान अवस्था में कोई वस्तु गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो देखिए बस में खड़ा हुआ आदमी वो बस के साथ तो गतिमान अवस्था में है, वो खुद स्थिर है, लेकिन बस के साथ वह गतिमान अवस्था में है। तो वो गतिमान अवस्था में ही रहना चाहता है, लेकिन अचानक से ब्रेक लगने के कारण वो आगे की ओर चलने लगता है या आगे की ओर झुक जाता है। तो वो किसके कारण? गति के जड़त्व के कारण ही वो ऐसा हो पाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है, गति के जड़त्व के कारण। और एक इसका और भी उदाहरण है, जैसे कि यदि आप बस में बैठे हुए हैं तब भी ऐसा ही होता है, और यदि आप कभी भी कंबल या किसी चादर के लिए आप उसमें से कोई भी जो डस्ट वगैरह लग जाती है उसे निकालने के लिए भी इसी गति के प्रथम नियम का यूज करते हैं कि आप जब उसे उसे तेज़ी से फटकारते हैं तो उसमें से जो कण हैं वो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो रहना तो चाहते हैं स्थिर अवस्था में है, क्योंकि वो कंबल के साथ स्थिर अवस्था में थे। लेकिन जब आपने कंबल को गति अवस्था में कर दिया, लेकिन वो गतिमान अवस्था में कण नहीं एडजस्ट हो पाए, इस वजह से वो बाहर निकल जाते हैं। तो लेकिन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक। देखिए दाब बढ़ाने से क्या होता है, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घटने लगता है। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घटने लगता है। और भी इसके उदाहरण है, जैसे ढलवा लोहा है, बिस्मथ है, बिस्मथ का क्या होता है Bi, बिस्मथ है, इनका क्या है, दाब बढ़ाने से गलनांक घटता है। लेकिन देखिए घी है, घी और मोम एक ऐसी चीज़ है जिसका दाब बढ़ाने से गलनांक क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्यों। देखिए लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किस की पई घटना द्वारा। आपने यदि आप इसे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। यदि देखिए आप एक कोई बीकर रखा हुआ है, एक बीकर में एक केस की नली डालेंगे, केस की नली एक पतली सी नली होती है, यदि आप उसे डालेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे पानी है ना, जल स्तर ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा। उसमें कुछ नहीं करना होगा, आप केवल डाल दो वो ऊपर चढ़ने लगेगा। इसी प्रकार से होता है क्या, आप लैंप है या लैंप है या डिब्बी है तो आप उसके लिए यूज करते हैं, तो उसमें जो जल भरा हुआ होता है वो ऑटोमेटिकली जो उसके जो उसके लैंप में बत्ती डली होती है उसमें बारीक बारीक से छिद्र होते हैं, जो कि एक छिद्र से दूसरे छिद्र की ओर वो तेल ऊपर चढ़ने लगता है एक विशेष परिघटना के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि इसकी ये परिघटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेल की बूंदें पानी पर फैल जाती हैं क्यों। देखिए तेल की बूंदें पानी पर फैल जाती हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी के पृष्ठ तनाव से बहुत कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव है वो पानी के पृष्ठ तनाव से बहुत कम होता है। पृष्ठ तनाव क्या है, पृष्ठ तनाव का कारण होता है फैलना। वो अपने पृष्ठ तनाव से होता है कि कम से कम आकार, कम से कम जगह घेरने का कोशिश करता है। कोई भी चीज़ है तो वो कम से कम जगह घेरने की कोशिश करेगी, उसे पृष्ठ तनाव की प्रक्रिया होती है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पिग्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। देखिए पिग्नोमीटर उपकरण है तो उसका उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो उसे मापने के लिए किया जाता है। ये पिग्नोमीटर का उपकरण का उपयोग किसे नापने किया जाता है, पिग्नोमीटर का किया जाता है घनत्व नापने के लिए। और जो दिए गए ऑप्शन है, देखिए सौर विकिरण का उपयोग किसे, सौर विकिरण को नापने के लिए किसके उपयोग किया जाता है, उसे मापने के लिए जाता है एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर एक्टिनोमीटर का उपयोग किया जाता है सौर विकिरण नापने के। भूकंप की तीव्रता, देखिए भूकंप की तीव्रता, तीव्रता किस पे दर्शाई जाती है, उसे तीव्रता दर्शाई जाती है सेग्नोमीटर के कारण। लेकिन भूकंप की जो इकाई है वो क्या है, रिएक्टर पर उसे नापा जाता है, रिएक्टर पर नापा जाता है। और लेकिन उसकी तीव्रता है वो सिग्मोग्राफ के द्वारा दर्शाई जाती है। उच्च तापमान किससे, उच्च तापमान पायरोमीटर से उच्च तापमान के लिए दर्शाया जाता है। पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन की गति मापने वाला उपकरण है। देखिए पवन की गति किससे मापी जाती है, पवन की गति मापी जाती है एनीमोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा एनीमोमीटर द्वारा नापी जाती है। अल्टीमीटर द्वारा क्या नापा जाता है, अल्टीमीटर द्वारा नापा जाता है कोई वायुयान है, वायुयान कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है, कोई भी कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है तो उस पर अल्टीमीटर द्वारा उसकी ऊंचाई नापी जाती है। क्रोमोमीटर क्रोमोमीटर का उपयोग क्या है किया जाता है, क्रोमोमीटर का यूज किया जाता है जलयान का सही समय पता लगाने के लिए क्रोमोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यून गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी। तो गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा दी थी। फेराडे ने क्या दिया था, विद्युत प्रेरण सिद्धांत का दिया था। गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था। तो और आइंस्टीन ने तैरने का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूटन का पहला नियम। देखिए गैलीलियो का नियम कैसे, जड़त्व के पहले नियम के लिए ही गैलीलियो का नियम कहते हैं। जड़त्व का जो पहला नियम है उसे ही गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। मैंने आपके लिए पहले इसके पहले क्वेश्चन बताया है, उसमें भी बताया है कि न्यूटन का जो पहला नियम है वो किसके बारे में परिभाषा कहता है, तो वो किसके लिए, जड़त्व के बारे में कहता है।
तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि जो गतिमान अवस्था में वस्तु है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि कोई स्थिर अवस्था में है कोई वस्तु तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर है। पैराशूट धीरे धीरे नीचे की ओर आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए पैराशूट आपने देखा होगा, पैराशूट कुछ इस प्रकार की संरचना का होता है, इस प्रकार से होता है। यदि पैराशूट देखिए, पैराशूट का एरिया इतना है और पत्थर का एरिया इतना है, तो आप इसमें वायु अवरोध सबसे ज़्यादा अधिक किस में होगा, तो वायु अवरोध सबसे ज़्यादा अधिक किस में होगा, पैराशूट में सबसे अधिक होगा। और वायु क्या, वायु का मतलब वायु का काम होता है किसी भी चीज़ को ऊपर रखना। और पत्थर है, पत्थर तो पत्थर में उतना उतना वायु अवरोध नहीं होगा, तो ये तेज़ी से आ जाएगा, लेकिन हालांकि इसका एरिया ज़्यादा बड़ा है तो पैराशूट धीरे धीरे आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका राइट आंसर है। पैराशूट का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, वायु अवरोध अधिक होता है, जिससे कि वह धीरे धीरे आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्याश है। देखिए सबसे अधिक प्रत्याशता की परिभाषा क्या है, को ज़्यादा अधिक प्रत्याश अधिक आयतन लंबाई चौड़ाई में कितना वृद्धि करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 30 है, इसका राइट आंसर है स्टील। स्टील सबसे अधिक प्रत्याश है। आप देखिए, आपके लिए जान के आश्चर्य होगा कि स्टील क्यों है, रबड़ क्यों नहीं है इसका आंसर। देखिए जो प्रत्याशता होती है, प्रत्याशता बल के अकॉर्डिंग इसकी गणना की जाती है। रबड़ पे आपने 4 न्यूटन बल लगाया, ठीक है, तो वो कितना 10 सेंटीमीटर वृद्धि उसकी लंबाई में है। और आप स्टील पे भी यदि आप 4 न्यूटन बल लगाएंगे, 4 न्यूटन नहीं, आपके लिए 10 सेंटीमीटर प्रत्यास्थ करने के लिए आपके लिए 8 न्यूटन बल लगाने की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ क्या होगी, सबसे अधिक प्रत्यास्थ होगी स्टील, क्योंकि इस पर अधिक बल लगाने की आवश्यकता पड़ी उतनी ही लंबाई में वृद्धि करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 कि जिससे जितना अधिक बल लगा के प्रत्यास्थ किया जाता है उसकी प्रत्यास्थता उतनी ही अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो जब पानी से ब्रश के लिए निकाल जाता है, देखिए शेविंग ब्रश दाढ़ी बनाने वाला जो ब्रश होता है उसे आप पानी से बाहर निकालते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं, क्यों, वो होते हैं पृष्ठ तनाव कारण। पृष्ठ तनाव की परिभाषा होती है कम से कम एरिया घेरने के लिए वो अपने आप के लिए एडजस्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल है। देखिए सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल है गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे कमजोर बल है वो कि गुरुत्वाकर्षण बल है। तो जो सबसे पावरफुल है वो है, देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए क्रम लिख देता हूँ। सबसे पावरफुल है क्या, सबसे पावरफुल नाभिकीय बल के बाद फिर दूसरे नंबर का है स्थिर वैद्युतिक बल, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर है चुंबकीय बल, और इसके बाद है नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब सबसे कमजोर है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल, फिर इससे बड़ा है क्या, चुंबकीय बल, फिर स्थिर वैद्युतिक बल, फिर इसके बाद है क्या, नाभिकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ती है, ये इसका जो कि बढ़ते हुए क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा ऊंचाई से सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है। देखिए ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, वहाँ पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। यदि आप यहाँ से करीब जैसे कि 110 मीटर ऊपर जाते हैं, यदि पृथ्वी तल समुद्र स्थल से 110 मीटर ऊंचाई पे जाते हैं यदि आप 10 मीटर, तो आपको एक जो कि 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर लगभग 1 सेंटीमीटर दाब कम हो जाता है, लगभग 1 सेंटीमीटर दाब कम हो जाता है। यदि आप जितना ही ऊपर जाते जाएंगे उसमें उतनी अकॉर्डिंग जो वायुमंडलीय दाब है वो कम होता जाता है, इससे हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। और चावल पकाने, और एक क्वेश्चन और भी होता है कि हमें चावल पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है पर्वतों के शिखर पर, वो इसी कारण वायुमंडलीय दाब के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई चम्मच। देखिए किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराई गई चम्मच किस तरह का बिहेव करेगी,
तो वो चुंबक गिरने के बाद उस ग्रह का उस उपग्रह का ही गति का अनुसरण कर लेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अंतरिक्ष में पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो तो नग्न है, लेकिन जो उपग्रह है उसका खुद का गुरुत्वाकर्षण बल है। उस खुद के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो उसके साथ साथ घूमने लगती है। इसका जो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 30 है इसका राइट आंसर। उपग्रह की गति के अनुसरण करता है, उपग्रह की गति का अनुसरण कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाएगा तो देखिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाएगा तो उसके भार और आयतन में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए भार, पृथ्वी का भार चंद्रमा के भार कितना, 1/6 है। मतलब पृथ्वी के भार का चंद्रमा का भार कितना, 1/6। यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर 6 किलो की है तो वहाँ पर कितने किलो की होगी, वो 1 किलो की होगी। लेकिन जो उसका आकार है, यदि कोई देखिए कोई आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन होती है तीनों विमाएँ, तीनों विमाओं को आयतन कहते हैं। यदि कोई वस्तु का आकार इतना है तो वो चंद्रमा पर जाके भी इतनी ही रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि इसका आकार इसमें यहाँ पे घट जाएगा या बढ़ जाएगा, लेकिन हालांकि उसका भार है वो कम बढ़ हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर। भार बदल सकता है लेकिन द्रव्यमान उसका उतना ही रहेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है। देखिए आपको मालूम होगा, यदि नहीं मालूम हो तो मैं बता दूं कि न्यूटन का गति का तृतीय नियम क्या कहता है। गति का तृतीय नियम कहता है क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। यदि आप किसी स्थिर वस्तु में चोट मारते हैं तो उतनी बल्दे से आपके चोट लगती है, उतनी बल्दे में आपके लिए प्रतिक्रिया होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 है इसका राइट आंसर है, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। देखिए और ये जो क्या इनकम टैक्स कंट्रोल एग्जामिनेशन के सेंट्रल में आया हुआ है, इनकम टैक्स वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिक कहाँ पर होती है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होती है ध्रुव पर, ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। और पृथ्वी के केंद्र पर क्या होती है, बिल्कुल शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल शून्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है। देखिए जब कोई जहाज है वो नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है, वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। थोड़ा सा ऊपर क्यों उठ जाता है, थोड़ा सा ऊपर इसलिए उठ जाता है क्योंकि समुद्र का घनत्व है वो नदी के घनत्व से अधिक होता है। नदी का घनत्व कम होता है, समुद्र का घनत्व अधिक होता है, इस कारण से वो घनत्व का ऊपर उठ जाता है थोड़ा सा जहाज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। यदि दोस्तों आप लोगों के लिए मेरे प्रयास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।